हाँ भी साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आज की क्लास जो है अपनी बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो जल्दी से इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। महत्वपूर्ण क्यों है और क्या आज की क्लास में रहने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले अपने आज की क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं कि कक्षा 6 से लेके 10 तक की जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, उससे पिछली जो भर्तियां हैं अपनी, चाहे वो पटवार की बात करें, चाहे वो वीडियो की बात करें, चाहे वो अपने रेलवे की बात करें, चाहे अपने जेल प्रहरी की बात करें, चाहे हॉस्टल वार्डन की बात करें, सबके अंदर जो एनसीईआरटी की बुक से लिए हुए प्रश्न, या यूं कहें कि जो एनसीईआरटी की बुक है अपनी कक्षा 6 से लेकर 10 तक, वहां से आए हुए प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण एक कंटेंट जो है वो आपके लिए तैयार किया गया है। और ये क्लास क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि आने वाले जो एग्जाम है, चाहे पटवार की बात करें, चाहे हम किसकी बात करें, पटवार की बात करें, चाहे हम वीडियो की बात करें, चाहे हम फोर्थ ग्रेड की बात करें, चाहे हम फोर्थ ग्रेड की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, इन सब के अंदर जो साइंस का पार्ट जो है अपना, साइंस का जो पार्ट है, जो विज्ञान का अपना पार्ट है, उस विज्ञान में क्या आने वाला है? उस विज्ञान में कक्षा 6 से लेके कक्षा 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उनके अंदर उनसे जो प्रश्न लिए जाएंगे, उनसे क्या लिए जाएंगे? प्रश्न लिए जाएंगे। तो वो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं? तो अपने आज का जो कंटेंट है वो यही है कि जो पिछली भर्तियां हुई उनके अंदर इन बुकों से जो प्रश्न लिए वो किस तरीके से लिए गए और आने वाले एग्जाम में किस तरीके से वो प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने टॉपिक वाइज चलेंगे अलग अलग। इसे साइंस को हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में? 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे? फिजिक्स की बात करेंगे। उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केमिस्ट्री की बात करेंगे। और उसके बाद हम बायो की बात करेंगे। किसकी? बायोलॉजी की बातें करेंगे। यानी 3 पार्ट के रूप में अपने इस क्लास को देखने वाले हैं। यानी पूरी की पूरी कक्षा 6 से लेके 10 तक की जो एनसीईआरटी की साइंस बुक है, उनके अंदर से जो प्रश्न लिए गए हैं पीछे के एग्जाम के अंदर, उन प्रश्नों का समावेश हम 3 पार्ट के अंदर करने वाले हैं। तो इतना अच्छा कंटेंट जो है वो तैयार किया है, तो इसको आपने स्किप न करते हुए एक एक चीज को, एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स कौन सी देख रहे हैं अपने? क्लास 6 से लेके 10 तक, 6 से लेके 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक से जो फिजिक्स के टॉपिक है, उन फिजिक्स के टॉपिक से जो प्रश्न लिए गए हैं उनको देखने वाले हैं। और उनको भी हम अलग अलग क्लास वाइज देखने वाले हैं। अलग अलग क्लास वाइज देखने वाले हैं। यानी पहले हम 6 क्लास की चर्चा करेंगे, फिर अपने 7th की बात करेंगे, फिर 8th की बात करेंगे, फिर 9th की बात करेंगे और फिर 10th की बात करेंगे। अलग अलग टॉपिक भी हमने, अपना टॉपिक क्या है? साइंस। साइंस को 3 भागों में डिवाइड कर लिया हमने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर उनको भी हमने आगे अलग अलग पार्ट बना लिए कि 6 क्लास के जो फिजिक्स के टॉपिक हैं वहां से कौन से प्रश्न आए, 7th की जो बुक है साइंस की, उसमें से फिजिक्स के टॉपिक में से कौन से प्रश्न आए, 8th में से कौन से आए, 9th 10th, इस तरीके से देखने वाले हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। इसी तरीके से अपने बायोलॉजी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलते हैं आज की पहली क्लास, और पहला टॉपिक अपना फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर अपनी बात करने वाले हैं पहले क्लास 6 की। क्लास 6 की बात करने वाले हैं। क्लास 6 से जो फिजिक्स के टॉपिक है, वहां से जो पीछे के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर किस टाइप से प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न है, समय बदलने से
बनने वाली पेड़ की छाया का आकार, पेड़ की छाया का आकार और आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने अच्छे से जानते हैं, जब समय बदलेगा तो छाया का आकार क्या होगा? छाया का आकार बदलेगा। छाया का आकार क्या है? बदलता है। और आकृति भी क्या होती है? बदलती है। तो दोनों बदल जाते हैं, दोनों बदल जाते हैं, जाते हैं कर लो, दोनों बदल जाते हैं। समझ गए? हाँ जी। दूसरा प्रश्न है, स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को, स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को क्या किया जाता है? तोड़ता है या फिर जोड़ता? दोनों है। तोड़ता या जोड़ता दोनों है, ध्यान रखना है। जो स्विच होता है वो सर्किट में, स्विच जो है, स्विच जानते हैं अपने, जो ऑन ऑफ करते हैं, जिसको अपने ऑन ऑफ करने वाला जो स्विच होता है उसकी बात हो रही है। तो वो स्विच जो है उस सर्किट के अंदर जो धारा आ रही है, कोई भी सर्किट है उसमें धारा आ रही है, तो स्विच क्या करेगा? उस सर्किट में आने वाली धारा को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है, यानी कि धारा का प्रवाह रोक भी सकता है और चालू भी कर सकता है। तो दोनों होता है, तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? बिजली का जो बल्ब होता है, जो अपने बल्ब लगाते हैं घरों में, उस बल्ब में जो प्रकाश होता है वो किसके कारण चमकता है? ये बताना है, किसके कारण चमकता है। अच्छा प्रश्न देखो, किसके कारण चमकता है? तो किसके कारण चमकता है? पतले फिलामेंट के कारण, पतला फिलामेंट के कारण जो है वो चमकता है। फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट क्या होता है? धातु का एक पतला तार होता है। फिलामेंट क्या होता है? धातु का एक पतला तार होता है। हाँ जी। नेक्स्ट है, सेफ्टी पिन बना होता है। सेफ्टी पिन जो है, सेफ्टी पिन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टील एवं प्लास्टिक। अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे पटवार की बात करें, चाहे वीडियो की बात करें, चाहे 4th ग्रेड की बात करें, सब में, सबके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको आने वाले जो एग्जाम है, चाहे वीडियो है, चाहे पटवार है, चाहे वो 4th ग्रेड है, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। हाँ जी। लोहे के छल्ले को, लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? जो लोहे का छल्ला होगा उसको अगर अपने गर्म करेंगे तो क्या होगा? वलय पहले फैलेगा, पुनः अपने लगभग समान आकार में आ जाएगा। पुनः पहले तो क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा और बाद में क्या करेगा? अपने समान आकार के अंदर वापस आ जाएगा। जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहे के कण चिपकेगा, यानी कि जितना प्रबल होगा, अपने अच्छे से जानते हैं कि जितना प्रबल चुंबक होगा उसका चुंबकत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? चुंबकत्व भी अधिक होगा, उसका चुंबकत्व भी अधिक होगा, चुंबकत्व अधिक होगा या प्रबल होगा। और जब चुंबकत्व प्रबल होगा तो वो क्या करेगा? लोहे के कण को उतना ही अधिक क्या करेगा? आकर्षित करेगा, उतना ही ज्यादा आकर्षित करेगा। फिर है, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो होता है, यानी कोई भी चुंबक लेते हैं अपने, उस चुंबक को अगर अपने स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटकाएंगे तो वो किस दिशा के अंदर ठहरेगा? किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर ठहरता है। उनकी जो दिशा होती है वो क्या होगी? उत्तर और दक्षिण होगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, परावर्तन की घटना। कौन सी घटना? परावर्तन की घटना किस दर्पण में होती है? किस दर्पण में होती है? यहाँ दर्पण की बात हो रही है, किस दर्पण में होती है? तो परावर्तन की घटना अपने अच्छे से जानते हैं। पहले तो परावर्तन की घटना जो घटित होती है वो दर्पण के अंदर होती है। किसमें होती है? दर्पण के अंदर होती है, इस बात को याद रखो, दर्पण के अंदर होती है। ओके, और दर्पण कौन से? सभी प्रकार के दर्पण, सभी प्रकार के दर्पण के अंदर परावर्तन की घटना जो है वो देखी जाती है। ओके, हाँ जी। पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है, जो पिन होल कैमरा होता है उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक बनेगा तो उसका संबंध किसके साथ होता है? उल्टा। वास्तविक के साथ किसका संबंध होता है? उल्टे के साथ। और पार्श्व बनेगा, और क्या बनेगा? पार्श्व बनेगा। ओके,
हाँ जी, चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। आप यहाँ प्रतिकर्षित शब्द भी याद रख सकते हो, प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये भी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है, ये थे अपने अब तक के क्लास जो 6 थी उसका जो फिजिक्स का टॉपिक था, उस फिजिक्स के टॉपिक में से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे उनके ऊपर चर्चा की। अब अपने बात करने वाले हैं क्लास 7th के ऊपर। क्लास 7th से जो फिजिक्स का टॉपिक है वहां से किस टाइप के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट लगा लो, अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो अपने अच्छे से जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब होगा उसका सिर्फ क्या होता है, अपने को आभास होता है, यानी वास्तव में तो बनेगा नहीं, वो क्या होगा, उसका आभास होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। फिर है गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जा सकता है, लोहे को। किसको बचाया जा सकता है, लोहे युक्त वस्तुओं को, या लोहे, लोहा लिख दो, या लोहे युक्त वस्तुएं, लोहे युक्त वस्तुएं, ये भी याद रखो, लोहे युक्त वस्तुएं, उनको भी बचाया जा सकता है। ओके, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहां कहां बनता है, याद रखें, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और लेंस की अगर बात करें तो कौन सा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें कौन सा बनेगा, उत्तल दर्पण। और जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस जो है इसके अंदर कौन सा बनेगा, आभासी। इनके अंदर कौन सा बनता है, आभासी, याद रखें, कौन सा बनता है, आभासी। ओके, इनके अंदर कौन सा बनता है, आभासी। नेक्स्ट है अपने पास घर्षण का क्रम होता है। घर्षण का क्रम, ये याद रखें, क्रम, घर्षण का क्रम जो होता है सबसे जो ज्यादा होता है वो स्थितिक घर्षण में होता है, उससे कम गतिज घर्षण, उससे कम लोटनिक या फिर घूर्णी घर्षण होता है। लोटनिक और घूर्णी घर्षण होता है वो सबसे न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है। और सबसे अधिकतम जो घर्षण है वो कौन सा है, स्थैतिक घर्षण होता है। ओके, ये सबसे अधिकतम है, सबसे अधिकतम याद रखना है, सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम जो है वो स्थैतिक घर्षण है। और सबसे कम जो है वो कौन सा है, घूर्णी घर्षण, सबसे कम। ओके, याद रखना है, सबसे कम कौन सा है, घूर्णी घर्षण है। फिर है ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छे से जानते हैं इस बात को अपने, ध्वनि एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है, कंपन के कारण उत्पन्न होती है। इसकी प्रबलता निर्भर करती है, प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। किस पर, आयाम पर निर्भर करती है। जितना आयाम अधिक होगा, जितना आयाम अधिक होगा उसकी ध्वनि उतनी ज्यादा क्या होगी, प्रबल होगी। ओके, हाँ जी। फिर है ध्वनि को प्रबलता का व्यवहारिक मात्रक होता है, व्यवहारिक मात्रक होता है ध्वनि की प्रबलता का, ध्वनि की प्रबलता का व्यवहारिक मात्रक होता है डेसिबल। याद रखें, क्या होता है, डेसिबल। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला प्रश्न है, हर एग्जाम के अंदर। ओके, हाँ जी। फिर है ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक पूछे तो क्या होता है, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर व्यवहारिक मात्रक की बात करें तो डेसिबल है, व्यवहारिक मात्रक की बात करें डेसिबल, अगर एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होगा, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती है। यह प्रतिकर्षण हो सकता है, यानी कि प्रतिकर्षित कब करती है, किस किस में करती है, अपने अच्छे से जानते हैं। एक तो चुंबकीय बल के अंदर, किसमें,
चुंबकीय बल में, और कहा वैद्युत बल के अंदर, और कहा वैद्युत बल और चुंबकीय बल में दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। कब? जब उनका ध्रुव क्या हो, समान हो या आवेश समान हो, तब वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। घर्षण जो है, घर्षण निर्भर करता है, घर्षण जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर। किसके ऊपर है? सतह की प्रकृति के ऊपर। अगर सतह चिकनी होगी तो घर्षण कम होगा। सतह क्या होगी, याद रखें, अगर ये सतह जो है वो चिकनी हो, सतह क्या हो, चिकनी होगी, यानी कि सतह चिकनी है, या यूं याद रख लो चिकनी हो, तो घर्षण कम होगा। तो घर्षण क्या होगा, कम होगा, कम होगा। ओके। अगर खुरदरी है, सतह क्या है, खुरदरी है, सतह खुरदरी है, तो घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। तो घर्षण अधिक होगा, तो घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। तो घर्षण क्या होगा, अधिक होगा, याद रखें। तो घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, इस बात को याद रखें। घर्षण क्या होता है, घर्षण बल, घर्षण बल की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने, घर्षण बल वही है, वह बल जो गति का विरोध करे। ऐसा बल जो गति का विरोध करे घर्षण बल कहलाता है। समझ गए? इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है, बल्कि ऊष्मा में बदलती है। ऊर्जा की हानि नहीं होती है, जो ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। आपने देखा होगा कोई भी साधन है, उनको अपने चलाते हैं और काफी समय चलाने के बाद उनके टायर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, वहां से ऊष्मा निकलने लग जाती है। घर्षण के कारण उनकी जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा किस में बदल गई, ऊष्मा में बदल गई। किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। तो घर्षण द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, हमेशा ही ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ध्यान रखें। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। प्रासर्व्य, प्रासर्व्य ध्वनि की आवर्ती होती है। प्रासर्व्य ध्वनि की आवर्ती जो है वो क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। कितनी होती है, आवर्ती की जगह आपको नाम देखने को मिल सकता है प्रास। क्या नाम देखने को मिल सकता है, प्रास, प्रास लिखा हो सकता है। परिसर लिखा हो सकता है, यहां पर क्या लिखा हो सकता है, परिसर लिखा हो सकता है। समझ गए? अगर प्रास या परिसर है तो बात क्या है, वो ये यानी कि आवर्ती की बात हो रही है। कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ओके, हाँ जी। विद्युत धारा, विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा होती है, ये तापीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करती है। तीनों प्रभाव उत्पन्न करती है, याद रखें, तीनों प्रभाव उत्पन्न करती है। ओके, हाँ जी। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो किस धातु का प्रयोग करते हैं, क्रोमियम धातु का। यानी कि जो सजावटी सामान जो होते हैं, कौन से सजावटी सामान जो होते हैं उनके अंदर लेपन जो है वो इसी तरीके का किया जाता है। विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसमें से पता लगाया जाता है। विद्युतदर्शी क्या होता है, एक प्रकार का उपकरण है जिससे किस बात का पता लगाया जाता है, उसका आवेश का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है, आवेश का पता लगाया जाता है। धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, धनात्मक है या फिर कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, यानी किस प्रकार का आवेश है, इस बात का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, विद्युतदर्शी के द्वारा लगाया जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न, एग्जाम के अंदर ये छपने वाला प्रश्न। कौन कौन सी होती है, CO2, N2O, CH4, CFC, जलवाष्प, ओजोन आदि, ये सारी की सारी कौन सी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपको CO2 की जगह हिंदी में इसका नाम लिखा हुआ मिल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड। CH4 मेथेन, मेथेन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ओके, ये नाम भी साथ में याद रखें आप, ये नाम भी साथ में याद रखें। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। तो अब तक हमने बात की किसकी, जो 8th क्लास थी वहां तक। अब बात कर रहे हैं अपनी 9th क्लास की। किसकी बात कर रहे हैं, 9th क्लास की बातें कर रहे हैं। 9th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, वहां से जो फिजिक्स के टॉपिक हैं वहां से प्रश्न कौन कौन से लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आता है, ध्वनि की गति से अधिक गति वाली वस्तु को कहते हैं। ध्वनि की गति से अधिक गति वाली वस्तु को क्या कहते हैं, प्राध्वनिक गति। क्या कहते हैं, प्राध्वनिक गति कहते हैं, ध्यान रखना है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों में होता है। सदैव क्या होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग में होंगे, यानी कि वे किसी भी क्षण समान वेग प्राप्त कर लेते हैं। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर क्या होगा, अगर कोई वृत्ताकार पथ है और उसकी जो डोरी है वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा, सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। जैसे मान लो ये वृत्ताकार पथ है, यहां से ये डोरी टूट जाए तो ये जो गति है ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से एक सरल रेखीय गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सरल रेखीय गति हो जाएगी, ध्यान रखना है। क्या हो जाएगी, सरल रेखीय गति हो जाएगी। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है। याद रखें, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल जो होता है वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। जैसे मान लो ये दो द्रव्यमान हैं, ये m1 है और ये m2 द्रव्यमान है, इनके बीच की दूरी निश्चित है, मान लो d है। क्या है, d दूरी है। तो आकर्षण बल जो लगेगा इनके बीच, जो आकर्षण बल लगता है, मान लो इनके बीच F आकर्षण बल लगता है, तो ये जो F आकर्षण बल लगता है ये क्या कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, जिसे हम G से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, G से दर्शाते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, एकल आवर्ती के ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवर्ती की जो ध्वनि होगी उसको हम क्या कहेंगे, टोन कहते हैं। तो अनेक आवर्तियों की जो टोन होगी, अनेक आवर्तियों की जो ध्वनि होगी उनको हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है, अनेक आवर्तियों की ध्वनि को यदि स्वर कहते हैं तो एकल आवर्ती की ध्वनि को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, टोन कहेंगे, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न, ध्वनि वायु में गमन करती है। ध्वनि जो होती है वो वायु में गमन करती है, कब, केवल विक्षोभ गमन न कि कण गमन के कारण। किसके कारण करता है, विक्षोभ गमन के कारण जो है वो करती है। यानी कि जो ध्वनि होती है वो वायु में गमन करती है, किसके कारण करती है, विक्षोभ के कारण गमन करती है। किसके कारण, विक्षोभ के कारण। कण जो होते हैं वो गमन नहीं करते हैं, कण गमन नहीं करते हैं, इस बात को याद रखें। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होता है। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात 1 के बराबर या फिर कम होता है। 1 के बराबर या फिर क्या होता है, कम होता है। या तो दोनों बराबर होंगे या फिर क्या होंगे, विस्थापन कम होगा और दूरी ज्यादा होगी। ओके, हाँ जी। VT यानी कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है। तो प्रवणता बताती है। प्रवणता जो होती है उसका झुकाव, प्रवणता का मतलब है झुकाव जो होता है वो किसको बताता है, तो झुकाव बताता है त्वरण को। किसको बताता है, त्वरण को बताता है, जिसे हम A से लिखते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अन्य मात्रक की अगर बात करें, अन्य मात्रक की अगर इसके बात करें तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, या सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, हाँ जी। कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, रेलगाड़ी के अंदर क्या उछाल रहा है, सिक्के को उछाल रहा है। अगर सिक्का, जो सिक्का था वो पीछे गिर जाता है, कहां गिर रहा है, पीछे गिर रहा है। जैसे उसने सिक्का उछाला और वो पीछे की तरफ गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रेलगाड़ी जो है वो त्वरित है, यानी गतिमान है।
क्या है, गतिमान है, तब वो पीछे की ओर गिरेगा। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपने पास, यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से फिर जोर से दबाया गया हो। अगर ये पहले धीरे दबाएं उसको, फिर अपने जोर से दबाएं, तो क्या होगा, पहले से प्रबल परंतु तारतव समान होगा। पहले से प्रबल परंतु तारतव क्या होगा, दोनों का समान होगा। ओके, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं अपनी क्लास 10th की। क्लास 10th के जो फिजिक्स का टॉपिक है, वहां से जो प्रश्न लिए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। जो दूरस्थ ऊंचे भवन होते हैं, जो बहुत दूरी पर भवन है और ऊंचे भवन है, वो उनको जो उनका प्रतिबिंब है वो देखा जा सकता है। कहाँ कहाँ, अवतल और समतल दर्पण दोनों में, अवतल और समतल दर्पण दोनों में देखा जा सकता है। किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा। किसके द्वारा अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, अनंत पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ चाहे वो दर्पण अवतल है, चाहे वो उत्तल दर्पण है, चाहे वो उत्तल लेंस है, चाहे वो अवतल लेंस है, सबके अंदर प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, और ये फोकस बिंदु पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, ध्यान रखना है, और छोटा बनेगा। तो कहाँ कहाँ बनता है, चाहे वो उत्तल दर्पण है, चाहे वो अवतल है, चाहे उत्तल लेंस है, चाहे वो अवतल लेंस है, दोनों में, यानी कि हर प्रकार का, चाहे यूं कह सकते हैं उत्तल अवतल दर्पण हो गए और उत्तल अवतल ही लेंस हो गए, दोनों में ही जो अनंत पर अगर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। नेक्स्ट अपने पास, खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए। जो अपने खाना पकाते हैं, जो बर्तन होते हैं, जिन बर्तनों के अंदर अपने खाना पकाते हैं, उनका जो मुख्य गुण है वो क्या होना चाहिए, उनका उच्च उष्मीय मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च उष्मीय मान होना चाहिए, या उच्च उष्मीय चालकता होनी चाहिए, निम्न उष्मीय धारिता होनी चाहिए, और उच्च गलनांक होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए। अगर निम्न गलनांक होगा तो वो गल जाएगा। क्या हो जाएगा, गल जाएगा, यानी खाने से पहले जो वस्तु, जो बर्तन होगा अपना, वो गल जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है, उच्च गलनांक। किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। तो किसमें होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ध्यान रखना है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस होता है, ठीक है, हाँ जी। वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण, इसको सही कर लो, दर्पण है यहाँ, दर्पण का आवर्धन जो है, दर्पण का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है, 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है, कम होता है, ध्यान रखना है, 1 से कम होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परावर्तन तथा पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ध्यान रखना है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण, फिर क्या होगा, पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों? स्वच्छ आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में जो बैंगनी रंग का प्रकाश और जो नीला प्रकाश होता है, इनका प्रकीर्णन जो होता है वो अधिक होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। क्या होता है? फैलना। समझ गए? यानी कि कोई जो अपना सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, इसको हम श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं, जिसमें 7 रंगों का समूह होता है। 7 रंगों का समूह होता है। 7 रंगों का समूह होता है। 7 रंगों का कौन सा होता है? समूह होता है। ओके, हाँ जी। कक्षा में पीछे बैठा लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता है, परंतु श्याम पट पर लिखा पढ़ सकता है। कक्षा में पीछे बैठा लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता है, वो यानी पास में उसके देखो वो नहीं पढ़ सकता है, लेकिन श्याम पट पर यानी बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? यानी कि उसको नजदीक की जो वस्तु है, नजदीकी जो वस्तु है वो साफ नहीं दिख रही है ना। नजदीक की
नजदीकी साफ हो नहीं दिख रही है, नहीं दिखती है ना, और दूर की स्पष्ट दिखती है, दूर की स्पष्ट दिखती है, स्पष्ट दिखती है। ओके, हाँ जी। तो क्या हो गया, लड़के के नेत्र का जो निकट बिंदु था, निकट बिंदु था वो दूर चला गया। क्या हो गया, वो दूर चला गया, ध्यान रखना है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। कैसा श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकिरणन जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है दोपहर के समय, ध्यान रखना है। दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश का जो प्रकिरणन होता है वो सबसे कम होता है। नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकिरणन होता है स्वच्छ मंडल में। कहाँ होता है, स्वच्छ मंडल, या फिर याद रख सकते हो आप कॉर्निया। क्या याद रख सकते हो, कॉर्निया। ओके, नेक्स्ट है, किसी लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है, तो बाहर क्या होगा, कोई भी चुंबक लेंगे अपने, ये चुंबक है ना, इस चुंबक के अंदर ये दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। अब वो कह रहे हैं कि इस चुंबक के भीतर, भीतर यानी कि अंदर, अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान है और समांतर है, और क्या है, समांतर भी है। तो वृत्त के जो बाहर होगा ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस रूप में होगा, तो देखो एक वृत्त के रूप में होगा। किस रूप में होगा, एक वृत्त के रूप में होता है। या बहुत सारे वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है, जिनका केंद्र क्या होगा, एक ही होगा, इसलिए इनको कह देते हैं सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, जीवाश्मीय ईंधन जो होते हैं वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन है जीवाश्मीय ईंधन। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है, सूर्य, या सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सूर्य। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है, अगर ये फोकस दूरी के अंदर क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, जब नेत्र की पेशियां, पेशियां क्या हो जाएगी, स्थिल और पतली हो जाएगी, स्थिल और क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। उसके बाद विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, मैंने आपको बताया था विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है वो क्या था अपने पास, देखो आर समानुपाती एल अपोन ए, या हमने इसको लिखा था आर बराबर ए रो इंटू एल बटा ए, एल बटा ए। तो रो बराबर ए अपने पास क्या आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा अपने पास ए आर इंटू ए बटा में एल, आर इंटू ए बटा में एल आ जाएगा। तो ये जो रो है इसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो प्रतिरोधकता का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, ताप और पदार्थ की प्रकृति पर, ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पियर में, किसमें, वोल्ट एम्पियर में। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलता है, कौन बदलता है, विभक्त जो वल्य लगी होती है उसके अंदर वो क्या करती है, एसी को डीसी में बदल देता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है, महासागरीय ताप की ये जो ऊर्जा है, यानी कि हम लोगों ने जो ऊर्जा है ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जो है वो ढूंढने शुरू कर दिए हैं। तो वैकल्पिक स्रोतों में हमने एक महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का बनने का रीजन क्या है, कारण क्या है, कारण यह है कि महासागरों की जो सतह होती है उनके अंदर जो ताप पाया जाता है उस ताप में अंतर होता है, क्या होता है, अंतर पाया जाता है। ऊपरी जो परत होगी उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो नीचे की परत होगी उसमें टेम्परेचर कम होगा। तो इनमें लगभग जो अंतर पाया जाता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है। वही महासागरीय ऊर्जा जो है बनाई जाती है, वही महासागरीय ऊर्जा बनाई जाती है। अगर इससे कम टेम्परेचर है यानी कि अंतर जो है वो कम है तो महासागरीय ऊर्जा नहीं बनेगी। यूवी किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रश्न आपको हर एक एग्जाम के अंदर ये प्रश्न देखने को मिलने वाला प्रश्न है। देखो बहुत सारे प्रश्न ऐसे एग्जाम आपने देखे होंगे जहां ये प्रश्न आपको पक्का मिला है। तो प्रतिरक्षा तंत्र और त्वचा कैंसर इसका कारण है। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव
ग्रीन हाउस प्रभाव, ओके, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन होता है? कांच की सीट। कौन उत्तरदायी होता है? कांच की सीट। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करती है। पवन चक्की के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? पवन की गति पर। किस पर? पवन की गति और क्षेत्रफल भी याद रख सकते हो यहां, क्षेत्रफल पर भी, क्षेत्रफल पर भी, ठीक है ना। पवन की गति और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यानी कि जितना खुला क्षेत्र होगा, जितना खुला क्षेत्र होगा वहीं पवनी जो है वो चलेगी और सही स्पष्ट से उसको क्या करेगी? पवन चक्की को घुमाने में निर्भर करेगी या उसको अच्छे से घुमा पाएगी। अगर मान लो वो खुला क्षेत्र नहीं है, बीच में कोई बाधाएं आ रही है, तो पवन जो है वो पवन चक्की तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगी। तो जब सही तरीके से नहीं पहुंचेगी तो उसको पवन चक्की को सही से वो नहीं चला पाएगी, और जब नहीं चला पाएगी तो उससे ऊर्जा जो है वो नहीं बनेगी। तो किस बात पे निर्भर करती है? गति पर भी। अगर मान लो पवनों की गति है वो कम होगी तो भी पवन चक्की अच्छे से नहीं घूम पाएगी और ऊर्जा नहीं बन पाएगी। तो इसकी जो ऊर्जा है, जो गति है पवनों की, वो कितनी होनी चाहिए? लगभग जो गति है वो 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच जो है वो गति होनी चाहिए। हाँ जी, तो ये था अपना जो एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 से लेके 10 तक का जो फिजिक्स का समावेश, या यूं कहें कि जो फिजिक्स के जो टॉपिक थे वहां से आए हुए पर्सन जो थे उनके ऊपर चर्चा की। अब अपनी कल करने वाली है केमिस्ट्री के ऊपर। कल अपने इसके ऊपर बात करेंगे, केमिस्ट्री के ऊपर एक क्लास रहने वाली है। यानी कि केमिस्ट्री से जो कक्षा 6 से लेके, या यूं कहें क्लास 6 से लेके 10th तक के जो पर्सन पीछे की परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाली हैं। क्यों करने वाले हैं? क्यों महत्वपूर्ण है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाले जो एग्जाम है अपनी, चाहे वो पटवार है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो 4th ग्रेड की बात करें, चाहे अपनी रेलवे की बात करें, किसकी बात करें? रेलवे की बात करें, इन सब के अंदर आपको पर्सन जो है वो एनसीईआरटी की बुक से ही आने वाले हैं। तो वहीं से ये पर्सन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो ये पर्सन अति महत्वपूर्ण पर्सन कह सकते हो आपके लिए, या आप यूं कह सकते हो कि आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो इस क्लास को आपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है ताकि वो भी कल की क्लास का हिस्सा जो है बन सके। तो मिलते हैं कल अपनी केमिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।